एवरीवन, आज के इस लेक्चर में क्लास 12 से चैप्टर वेक्टर करेंगे। वेक्टर और 3D इन दोनों की एक सिंगल यूनिट है और क्लास 12 के जो आरबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 14 मार्क्स और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 17 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और न केवल 12th के लिए, 12th के बाद में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो जेई वगैरह, उसमें भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। टॉपिक जो है हमारा आज का वो है वेक्टर। और जैसे हम वेक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं इस 12th क्लास में, तो आपको क्लास 11th की फिजिक्स में जो आपने वेक्टर के बारे में डीपली स्टडी किया है वो सारा आपको दिमाग में आ रहा होगा। वेक्टर में हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जैसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। लेकिन मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। मैथमेटिक्स में जो ये वेक्टर है ये उनसे थोड़ा डिफरेंट और एक सिंगल टाइप का वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। अ फिजिकल क्वांटिटी with magnitude and direction. Right? Physical quantity with magnitude as well as direction, known as vector. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हम उनको कह रहे हैं जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं, राइट। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर पा रहे हैं, लाइक लेंथ हो गई तो आप उसको मीटर किलोमीटर में लेंथ मेजर कर रहे हो। अगर वेट है तो आप उसको किलोग्राम, ग्राम, पाउंड इनमें आप कर रहे हो। करेंसी है तो आप उसको रुपए, डॉलर, पाउंड वगैरह में मेजर कर रहे हो। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी है। उन फिजिकल क्वांटिटी में से जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा उसको हम कहेंगे वेक्टर। हालांकि फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही इनफ नहीं है वेक्टर के लिए, बिकॉज कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी है हमारे पास जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वेक्टर नहीं होते, राइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक हमारे पास एग्जाम्पल है करंट, और एक और एग्जाम्पल एंगल। अगर हम करंट की बात करें तो देखिए ये हमारा वायर है और मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर का करंट है और इसकी डायरेक्शन ये है, राइट। तो करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम करंट को वेक्टर नहीं कहते, राइट। इसी तरीके से जो एंगल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, मान लीजिए पॉजिटिव 45 डिग्री का एंगल है, और ये इस डायरेक्शन जिसको हम नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं एंगल की वे में, तो ये हमारा मान लीजिए एंगल है माइनस का 45 डिग्री। तो एंगल के लिए भी देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके बाद भी हम एंगल को वेक्टर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, और वो प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन लॉ। जो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम वेक्टर कहेंगे। करंट और एंगल जो है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है? वेक्टर एडिशन लॉ ये कहता है कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल पे उनका रिजल्ट जो है डिपेंड होना चाहिए। लाइक मान लीजिए ये एक यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर और इस तरह से ये करंट आ रहा है
6 एम्पियर, राइट। तो ये जो यहाँ जो करंट रहेगा वो करंट सिंपली 2 + 6 8 एम्पियर हो जाएगा, यानी ये हमारा सिंपल एडिशन को फॉलो कर रहा है करंट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे फोर्स की, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर ये एक फोर्स लगाया जा रहा है F1 और यहां से एक और फोर्स लगाया जा रहा है F2। तो अब इसका जो ये रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस F1 और इस F2 के बीच के इस एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हम फोर्स को जो है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, राइट। तो ये जो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस आप लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स में किया। अब हम बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स में हमें क्या डिस्कस करना है। प्रॉपर वे से सारे नोट्स आप बनाइए साथ साथ में, और स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप उसको स्पीड को कम कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको नोट करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप इसको पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए, राइट। अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। इन मैथ्स, अब देखिए मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें वेक्टर की, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये जो सिंगल स्टेटमेंट छोटा सा हमने दिया है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मैथमेटिक्स के इस वेक्टर चैप्टर में जो हमारा वेक्टर रहेगा वो वेक्टर सिर्फ यही रहेगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको छोड़ के जो अदर हमारे वेक्टर्स, अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके बारे में हमें मैथमेटिक्स में डिस्कस नहीं करना है, उसके बारे में आपको फिजिक्स में आप डिस्कस करते ही हो। अभी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है ये क्या है, तो देखिए लाइन से हम अच्छे से परिचित है। लाइन क्या होता है, ये स्ट्रेट कोलिनियर पॉइंट्स का जो ये लोकस है, राइट, जिसके हम कह सकते हैं कि एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ये हमारा एक लाइन है, ठीक है। और इसी लाइन में से अगर हम एक छोटा सा पार्ट कट कर लें इस तरह से, तो ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। ये मान लीजिए इसको नाम दे देते कुछ पी क्यू। ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू हमारा लाइन सेगमेंट है, और इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को अगर हम एक डायरेक्शन दे दें, तो बिकॉज यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो दो ही पॉसिबल है, या तो हम पी से क्यू की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्यू से पी की तरफ। तो ये मान लेते हैं अभी कि हमने इसको पी से क्यू की ओर ये डायरेक्शन दे दी। अब ये जो पी क्यू है ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वेक्टर कहते हैं। इट मीन्स पी क्यू इज अ वेक्टर, राइट। अब जब ये पी क्यू हमारा वेक्टर है, उस केस में इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, P point known as initial point and its end point। ये जो Q इसका जो end point है इसको हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर, PQ वेक्टर, AB वेक्टर, CD वेक्टर, कोई भी हमारा वेक्टर है, तो उस वेक्टर के अंदर जो उसका प्राइम नंबर फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा, उस फर्स्ट अल्फाबेट को हम कहेंगे उसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और जो उसका लास्ट पॉइंट होगा जहां पे लाइन सेगमेंट एंड हो रहा है उसे हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हम इस PQ वेक्टर को वेक्टर कह रहे हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस PQ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो है पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर
इसको पढ़ने का तरीका यही रहेगा, पी क्यू वेक्टर। ये जो पी क्यू वर्ड जो हमारा सिंबल है, ऊपर हमने एरो मार्क लगाया है, ठीक है। इसका जो ये फर्स्ट अल्फाबेट पी है, ये हमेशा इनिशियल पॉइंट होता है, और ये जो सेकंड अल्फाबेट है वो हमेशा टर्मिनल पॉइंट होता है। और ये एरो मार्क जो है वो डिनोट करता है किसको, वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चूंकि हम इस पी क्यू वेक्टर को वेक्टर कह चुके हैं, और वेक्टर की जो डेफिनेशन है उसमें दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं। एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, दूसरा वर्ड हम यूज कर रहे हैं डायरेक्शन। तो अब ये समझना जरूरी है कि इस पी क्यू वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या है और इस पी क्यू वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन का केस हम लें तो डायरेक्शन तो यहाँ पे दो ही बन रही है, या तो P से Q, राइट, या फिर Q से P। किसी भी वेक्टर के लिए, मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में जो भी हमें लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिलेगा उसकी दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, राइट, या तो इस तरफ P से Q या फिर Q से P, दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो जब हम कहेंगे कि हमारा वेक्टर पी क्यू वेक्टर है, उस केस में P जो है इसका इनिशियल पॉइंट होगा, Q इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि हमारा वेक्टर Q P वेक्टर है, उस केस में Q हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और P हमारा क्या हो जाएगा, P टर्मिनल पॉइंट, राइट। तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, P टू Q, Q टू P, राइट। तो पी क्यू वेक्टर जब होगा तो इनिशियल पॉइंट P हो जाएगा और Q टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, और इसका रिवर्स जैसे ही करेंगे, इसकी डायरेक्शन जैसे ही अपोजिट हो जाएगी, तो जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, टर्मिनल, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, इनिशियल। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की, और मैग्नीट्यूड की इसके लिए बात करने से पहले समझना जरूरी है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, हमने अभी बात की है, जैसे करेंसी की बात की है, फोर्स की बात की है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, कई सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। उन फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट में उसको मेजर करते हैं, जैसे हम करेंसी की बात करें अगर, ठीक है, तो करेंसी को हम पैसा, रुपीज, डॉलर, पाउंड, येन, डिफरेंट टाइप की जो भी हमारे पास यूनिट्स होती हैं उसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं, कोई मुझे ये पूछे कि मेरी वॉलेट में अभी कितने रुपए हैं, और मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मेरे वॉलेट में अभी 5000 रुपीज है, मान लीजिए। तो ये जो रुपीज है ये तो इसकी यूनिट हो गई, और ये जो 5000 जो नंबर है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारा मैग्नीट्यूड होता है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी का, जो हमारी करेंसी है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो पीछे हमने यूरोपीज लिखा है ना, एक्चुअली ये यूनिट है। सभी कंट्री में जो सामंजस्य बना रहे, सभी कंट्री के अंदर लेन देन प्रॉपर वे से होता रहे, उसके लिए ये फिक्स किया गया कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट बनाई गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आज हर एक चीज को लेंथ में, जब उस लेंथ मेजर करते हैं तो उस समय हम मीटर को यूज करते हैं, मीटर, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा था, हर कंट्री अपने अपने हिसाब से लेंथ को मेजर करते थे। आज हम कई सारी दुकानों पे भी देखते हैं, जब कुछ लेंथ में कुछ मांगते हैं तो वो अपने वेस इस तरह से कर देते हैं, 1 फीट, 2 फीट, है ना। अब ये सोचने की बात है कि हर बंदे का ये जो लेंथ है ये डिफरेंट है, और आपको हर बंदा कह रहा है ये 1 फीट, ये 2 फीट, इक्वल नहीं है ना, वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, SI पद्धति हम जिसको कहते हैं, उसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट को फिक्स किया गया। ये कहा गया कि हाँ, इस लेंथ को हम कहेंगे 1 मीटर, या फिर इस टाइम को हम कहेंगे 1 सेकेंड, या फिर हम इतने वेट को कहेंगे किलोग्राम। तो वो होती है यूनिट, और उस यूनिट में जब हम मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को,
तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है और वही न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें इसकी, हमारे चैप्टर में जो वेक्टर है वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये तो समझ में आ गया। और इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो इस तरफ से इस तरफ, है ना, P to Q या फिर Q to P। तो ये तो डायरेक्शन का मामला हो गया। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट के पास में मेजर करने के लिए क्या हो सकता है, लाइन सेगमेंट के पास मेजर करने के लिए हो सकता है उसकी लेंथ। ठीक है, तो वेक्टर चैप्टर जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, इसमें जो PQ वेक्टर हमारा रहेगा, BC वेक्टर रहेगा, CD वेक्टर रहेगा, उस वेक्टर के लिए उसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर, जो लेंथ ऑफ वेक्टर होगा वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मान लीजिए P से Q आपने मेजर किया और ये 10 आ गया, तो 10 जो है वो इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहां से एक बात दिमाग में आती है कि अगर हम P से Q को लेंथ मेजर करें और 10 मीटर आ गया, सपोज 10 आ गया, और वही हम अगर Q से P की तरफ डायरेक्शन में लेंथ को मेजर करें, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा ना। P से Q का लेंथ और Q से P का लेंथ, ये दोनों इक्वल आएंगे। इससे यहां से ये छोटा सा रिजल्ट हमें मिलने वाला है, वो ये मिलने वाला है कि अगर PQ वेक्टर हमारा है और QP वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर तो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों डिफरेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। राइट, तो एक और बात हम समझते हैं कि PQ वेक्टर, इस वेक्टर को हमने नाम दिया है, लेकिन हम इस PQ वेक्टर को किसी और नाम से भी जान सकते हैं, लाइक स्मॉल a वेक्टर। दो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट की हमें अगर जरूरत नहीं है, हम उस PQ वेक्टर को एक छोटे से नाम से भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट्स को हम यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। समझ में आ चुका है हमें कि किसी भी वेक्टर के लिए जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो उसका लेंथ होगा, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड को डिनोट किससे करेंगे, तो जो भी हमें वेक्टर दिया हुआ है, जिस वेक्टर का हमें लेंथ पता करना है, उसको लिखिए PQ वेक्टर और उसका मॉडुलस ले लीजिए, उसका मोड ले लीजिए। मोड कैसे लेते हैं वैसे हमें आता है, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बिकॉज हमारा ये जो PQ वेक्टर है, हमने इसको स्मॉल a वेक्टर भी कहा था, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A वेक्टर मॉडुलस। ठीक है, अच्छा एक बात हमने और अभी डिस्कस की थी कि PQ वेक्टर का लेंथ वही है जो QP वेक्टर का लेंथ है। इसका मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हैं, QP वेक्टर। तो PQ वेक्टर और QP वेक्टर तो इक्वल नहीं है, बट उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, तो देखिए PQ वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ QP वेक्टर। एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट में आप दोनों डायरेक्शन से उसको देख रहे हैं, एक PQ वेक्टर है, एक QP वेक्टर है। तो PQ वेक्टर और QP वेक्टर के अंदर जो रिलेशन होगा वो ऐसा होगा, ये जो नेगेटिव साइन हमने यूज किया है, ये नेगेटिव साइन जो है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करेगा। अगर हमारा PQ वेक्टर नॉर्थ टू साउथ है तो QP वेक्टर साउथ टू नॉर्थ होगा, और इसको कौन डिनोट करेगा, माइनस का साइन। ठीक है, तो PQ वेक्टर और QP वेक्टर में रिलेशन ये है कि दोनों जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा कि इनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक इस लाइन सेगमेंट का लेंथ है, और लेंथ कभी भी P से Q या Q से P करने पे चेंज नहीं होता। राइट, तो यहाँ तक इसको आप प्रॉपर वे से नोट कर लीजिए। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ। डिस्कस कर रहे हैं हम आज वेक्टर,
वेक्टर इज फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड होगा, साथ में डायरेक्शन होगी, तो हम उसे कहेंगे वेक्टर। और हमारे इस चैप्टर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम जिस वेक्टर की बात कर रहे हैं वो वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और उसी को हम कहेंगे वेक्टर। और एग्जांपल के तौर पे हमने ये पी क्यू वेक्टर लिया, हमारा पी से क्यू का ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, इसकी एक डायरेक्शन दे देंगे, तो ये पी क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा? ये पी क्यू वेक्टर हमारा पी क्यू हमारा वेक्टर बन जाएगा। और जैसे ही ये वेक्टर बना, जैसे ही हमने किसी क्वांटिटी को वेक्टर कहा, तो डेफिनेटली उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन का केस समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा वेक्टर है, बिकॉज यहाँ पे तो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो इसकी दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना, इनिशियल टू टर्मिनल, और जैसे रिवर्स करोगे तो वो इनिशियल टू टर्मिनल बन जाएगा। यहाँ एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पी क्यू वेक्टर में हमने ये एरो लगाया है, ये इस एरो का टेल है और ये इसका हेड है, तो टेल टू हेड है ना, ये इनिशियल और ये टर्मिनल। लेकिन कल को ऐसा लिखा हुआ गया, मान लीजिए ए बी वेक्टर, ए बी, और ये एरो मार्क इस तरह से लगाया इन्होंने। अब बताइए कि इसके अंदर इनिशियल पॉइंट क्या है और टर्मिनल पॉइंट क्या है? तो देखिए इस केस में ये जो डिनोट किया गया है, एक्चुअली ये रॉन्ग है, ठीक है। एरो मार्क जो है वो हमेशा फर्स्ट टू सेकंड की ओर जाएगा। पहला अल्फाबेट हमेशा इनिशियल पॉइंट ही होना चाहिए, और सेकंड जो हमारा अल्फाबेट है वो हमेशा टर्मिनल पॉइंट ही होना चाहिए। अगर हमें बी ए वेक्टर डिनोट करना है तो उसके लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पहले इनिशियल पॉइंट, फिर टर्मिनल पॉइंट, और इनिशियल टू टर्मिनल की तरफ एरो मार्क, बी ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको पॉज कीजिए और प्रॉपर वे से इसको नोट कीजिए। क्लास 12 के आरबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैथमेटिक्स का पेपर अभी होना है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी मैथमेटिक्स का पेपर होना है। आरबीएससी स्टूडेंट्स जो कोरोना इफेक्ट की वजह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित है, तो ये जो टाइम है, इस टाइम को प्रॉपर वे से यूटिलाइज कीजिए। जैसी अभी सूचना आ रही है, इंफॉर्मेशन है कि लॉकडाउन जैसे ही खुल जाएगा, है ना, उसी के एक सप्ताह बाद में या फिर 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपके बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अभी पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं, बिकॉज अगर आपने पढ़ाई को छोड़ा तो आप भूल जाओगे, और जो आपने साल भर मेहनत की है ना, उसको सार्थक बनाने के लिए अभी प्रॉपर पढ़ाई करते रहिए आप, ठीक है। और जो क्लास 9th से 10th में आ रहे हैं, 11th से 12th में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट्स भी अभी से अपने नए सेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे वेक्टर के लिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब देखिए क्लास 11th में एक चैप्टर होता है हमारे सेट, और हम सेट के बारे में डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, लाइक नल सेट, सिंगलटन सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। कुछ उसी तरीके से वेक्टर के भी हम टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ जब हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप को डिस्कस करेंगे, तो सारा का सारा खेल जो है वो डिपेंड करेगा 2 चीजों पे। एक करेगा मैग्नीट्यूड
कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से ही हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला टाइप रहेगा टाइप ऑफ वेक्टर में, वो रहेगा नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वर्ड्स में ये जो जीरो है वो इसके मैग्नीट्यूड को डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो जीरो है वो किसको डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। अगर एक ऐसा वेक्टर है हमारे पास में जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहेंगे। राइट, अब ये मैग्नीट्यूड जीरो कैसे पॉसिबल है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जब वेक्टर होता है, जैसे ये वेक्टर है हमारा पी क्यू वेक्टर और इसकी डायरेक्शन पी टू क्यू है, तो हम इस पी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहते हैं और इस क्यू पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो एक ऐसा केस सोचिए जब ये इनिशियल और ये टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड हो जाए, दोनों के दोनों ओवरलैप हो जाए, एक ही पॉइंट बन जाए। उस केस में ये जो वेक्टर है हमारा, मान लीजिए मैंने पॉइंट जो लगा रखा है, यही हमारा इनिशियल पॉइंट है और यही हमारा टर्मिनल पॉइंट है। यानी एक बंदा कहीं खड़ा है और वो वहां से एक स्टेप भी राइट लेफ्ट आगे पीछे जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसने जो लाइन सेगमेंट बनाया है, वो लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड या उसका लेंथ कितना होगा? जीरो होगा। सेकंड बात करते हैं हम इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन तो देखिए, अगर ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, और यहां से ये इस तरह से मूव करता है बी पॉइंट की ओर, तब तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, एक सिंगल डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर ये पॉइंट ए है और ये यहीं पे खड़ा है, किसी भी डायरेक्शन में, ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ये पॉइंट अपनी जगह पर ही खड़ा है, उस केस में इसका डायरेक्शन क्या पॉसिबल हो सकता है? तो इसको लेके कुछ राइटर्स, कुछ मैथमेटिशियंस कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। अगर ये सिंगल यूनिट पे इस डायरेक्शन में जाता तो हमें पता लगता कि हाँ इसका डायरेक्शन ये है, अगर वो इस तरफ जाता तो उसका डायरेक्शन ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है अपनी जगह पर ही है, तो इस केस में उसका डायरेक्शन जो है हम बता नहीं पाएंगे, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो अनडिफाइन है। ठीक है, लेकिन कुछ मैथमेटिशियंस ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट मैं हूं और मेरा अभी जहां खड़ा हूं वो मेरा इनिशियल पॉइंट है और जहां मैं खड़ा हूं वही मेरा टर्मिनल पॉइंट है। तो इस केस के अंदर मैग्नीट्यूड कितना हुआ? जीरो। अब डिपेंड करता है कि मेरा नजरिया कहाँ है। मैं अगर सामने देख रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन ये हो गया, अगर मैं इस तरफ मूव करके अभी भी मेरा मैग्नीट्यूड जीरो है और मैं इस तरफ देख रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन ये हो गया। तो इस तरीके से उनका ये कहना है कि जीरो वेक्टर या जो नल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन इन्फिनिटी, यानी आप उसकी कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो वेक्टर है वो है जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है जीरो और डायरेक्शन होता है उसका अनडिफाइन या फिर इन्फिनिटी। और तीसरी चीज आती है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, I mean, इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो देखिए पी क्यू वेक्टर जो हमारा था, तो हमने लिखा इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर। लेकिन जीरो वेक्टर के केस में जो इनिशियल पॉइंट होगा वही हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा, तो इसको डिनोट किया जाता है ओ ओ वेक्टर, या फिर मान लीजिए पी है तो पी पी वेक्टर। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम रहेंगे इस केस में।
तो ये हमारा पहला वेक्टर था, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जिसका जीरो होता है, डायरेक्शन अनडिफाइन या इन्फिनिटी होता है, राइट। और डिनोट किया जाता है उसको दोनों अल्फाबेट सेम लेकर, ओ ओ वेक्टर, पी पी वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। सेकेंड जो हमारा वेक्टर का टाइप रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वेक्टर चैप्टर में हर क्वेश्चन में अपने को वो नजर आएगा, तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सेकेंड जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा यूनिट वेक्टर। सेकेंड जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वर्ड है, इस यूनिट वर्ड का मतलब हुआ वन। इस यूनिट वर्ड का मतलब क्या हुआ? वन, सिंगल, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना हो मेजर, वन, ठीक है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन मिल रहा है अपने को, तो उस केस के अंदर उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अब दूसरी चीज, इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का हमने नाम दिया है ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, हाफ हो सकता है, ठीक है। तो इस वेक्टर के अलोंग अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी वन मैग्नीट्यूड का हमें एक वेक्टर चाहिए, तो उस वेक्टर को हम नाम देंगे, मान लीजिए ये वाला जो इसका पार्ट है, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इस वेक्टर को हम कहेंगे ए कैप। वेक्टर था हमारा ए वेक्टर, तो वेक्टर ए के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर को हम कहेंगे ए कैप। ऊपर की तरफ ये जो हमने साइन लगा रखा है, इसको हम रीड करेंगे कैप, ए कैप। सिमिलरली बी कैप, सी कैप, डी कैप, ये जो भी हम यूज करेंगे सिंबल, वो सारे हमारे यूनिट वेक्टर होंगे। अब देखिए, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। डायरेक्शन जिस वेक्टर के अलोंग ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ए कैप हो जाएगा, अगर बी वेक्टर होता तो बी कैप हो जाता, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। अच्छा, मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ए कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे, ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये जो ए कैप है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस चीज को हमें यूज करना है आगे कहीं से करके, जहां पर भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। डायरेक्शन हमारी हो गई, जिस वेक्टर के अलोंग हम चल रहे हैं उसी का कैप लेना है, ठीक है। तीसरा है, इसका एक फॉर्मूला है कि किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को निकाला कैसे जाता है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, मान लीजिए ये जो हमारा वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए, और इसका डायरेक्शन अभी हम मान लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो लेंथ है, वो लेंथ मान लेते हैं अभी 10 है। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 10 है, और हमें चाहिए इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ए कैप। अब हमें ये तो पता है कि ये जो ए कैप है इसका डायरेक्शन भी नॉर्थ टू साउथ ही होना है ना। किसी भी यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वही होता है जिस वेक्टर के अलोंग उसको लिया जाता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये 10 नहीं होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
वो कितना होगा, 1 होना चाहिए। तो अब ऐसा क्या रिलेशन, ये जो tan है एक्चुअली, ये जो tan है इसको हम कहेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये जो tan है वो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इसका लेंथ है। तो अब यहाँ पे 3 क्वांटिटी हमारे सामने आ रही है, वेक्टर ए कैप यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हमें तो ए कैप चाहिए, ए कैप चाहिए ए वेक्टर और मॉड ए वेक्टर के रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा हमें करना है कि हमें 1 नॉर्थ टू साउथ मिल जाए। 1 क्यों? क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और नॉर्थ टू साउथ क्यों? क्योंकि वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो ऐसा करने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। जो हमारा वेक्टर ए है वो क्या है एक्चुअली, वो है tan नॉर्थ टू साउथ और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट मिलेगा 1 नॉर्थ टू साउथ। और 1 जैसे मैग्नीट्यूड आया तो वो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये आने वाले क्वेश्चंस में काम आने वाला है। जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो जिस वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, यूनिट वेक्टर वेक्टर के हर क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल प्रॉपर वे से समझिए। और ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमारी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिए। ये लीजिए, तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन डिपेंड ऑन दी वेक्टर। वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन हमारे ए कैप की होगी, बी कैप की होगी। और ए कैप की अगर हमें रिक्वायरमेंट है किसी भी वेक्टर के अलोंग, तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे हमारा ए कैप आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है उसको समझते हैं। देखिए, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन की बात आती है तो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा 2D, है ना। हमने क्लास 7th 8th से स्टार्ट कर दिया था कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये दोनों एक्सिस होती है ये 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और अभी हम 12th में जो है हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा 3D। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें कुछ इस तरह से बनता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये 3D 2D और उससे पहले 1D ये क्या चीज है, तो देखिए समझिएगा, आप इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक बंदा जो है बाइक लेके चल रहा है और एक स्ट्रेट रोड पे वो जा रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट है। देखिए, गांवों के जो चौराहे होते हैं या फिर सिटीज के अंदर जहां पर भी सेंटर पॉइंट होता है, वहां पे हमें जो बोर्ड लग रखा होता है वहां पे 0 लिखा होता है ना।
किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन पता करनी है तो पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि वो पोजीशन किसके अलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अभी मेरी क्या पोजीशन है, तो डिपेंड करता है कि वो पोजीशन किसके अलोंग की जा रही है, बोर्ड के अलोंग की जा रही है या फिर आप में से किसी स्टूडेंट्स के अलोंग की जा रही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किसके अलोंग हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में जितने भी हमारे डिस्टेंस हम यूज करते हैं तो उसके लिए एक यूनिक पॉइंट दिया गया है, और ये यूनिक पॉइंट ये है हमारा, जिसको हम कहते हैं यस ओरिजिन पॉइंट। और इस ओरिजिन पॉइंट पे जो x की वैल्यू होती है 0, y की वैल्यू भी 0। सिमिलरली ये हमारा 2D है एक्चुअली, ये हमारा 3D। तो यहाँ पे ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी 0 0 0, x 0 y 0 z 0, ठीक है। मैथमेटिक्स को इजी करने और इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह सिंबल सेम चीज रहे, उसके लिए कुछ चीजों को फिक्स किया गया है ना। तो ये फिक्स किया गया है कि किसी भी पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, उसकी पोजीशन को जब लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, सेकंड वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग होगी, और थर्ड वैल्यू हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग होगी। इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी एक्स वाई जेड जिस सीक्वेंस में आते हैं उसी सीक्वेंस में जो है उनकी वैल्यू को हमें लिखना होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा 1 2 -3, तो ये डिनोट कर रहा है कि ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस की ओर 1, वाई एक्सिस की ओर 2 और जेड एक्सिस की ओर -3 यूनिट जो है वो डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अभी देखिए हम बात कर रहे हैं ये 1D, वन डायरेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे ये 0 पॉइंट था और बाइक राइडर यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है मान लीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट की पोजीशन अगर हमें पूछे तो हम कहेंगे 10, है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चला है वो, और सिंगल डायरेक्शन में चलोगे और आपको उसकी पोजीशन पता करनी है तो आपको एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो इसको हम कहते हैं 1D, ठीक है। ये हमारा 1D हुआ। अब मान लीजिए वो राइडर यहाँ से लेफ्ट की ओर राइट की ओर मूव कर रहा है और वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे अगर उसकी हमें पोजीशन पता करनी है, ये तो 1D था, वन डायरेक्शन। अब इस पॉइंट की अगर हमें डायरेक्शन या फिर इसकी पोजीशन हमें पता करनी है किसके अलोंग, ओरिजिन पॉइंट के अलोंग, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए अब आपको दो वैल्यू की जरूरत रहेगी, ठीक है। एक तो ये वाली डायरेक्शन और दूसरी ये वाली डायरेक्शन। तो हम कहेंगे मान लीजिए 15 मीटर है, तो ये तो हो गया 10 और ये हो जाएगा 15। तो इजीली समझा जा सकता है, जैसे ही कहा 10,15 तो हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारी फर्स्ट डायरेक्शन के अलोंग 10 मीटर चला है और उसके बाद में सेकंड डायरेक्शन के अलोंग 15 मीटर चला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारे 3D की। तो मान लीजिए ये बाइक यहाँ से यहाँ आई है और आगे स्पीड ब्रेकर की वजह से, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है मान लीजिए, और उस स्पीड ब्रेकर की वजह से बाइक जो है वो हवा में आ गई है। तो एक ऐसा मोमेंट होगा जब बाइक हवा में होगी, ठीक है ना। कई बार देखते हैं स्टंटमैन भी स्टंट करते हैं तो बाइक काफी देर हवा में रहती है। तो वो जब हवा में बाइक रहेगी उस समय उसकी पोजीशन को कैसे डिनोट किया जा सकता है, तो वहां पे एक या दो से काम नहीं चलेगा, वहां पे 3 पॉइंट की जरूरत रहेगी कि वो स्ट्रेट कितना चला है, फिर लेफ्ट कितना चला है और उसके बाद वो ऊपर कितना चला है, ठीक है ना। तो उसको डिनोट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, 3D की, 3 डायमेंशनल की जरूरत रहेगी। तो ये सारा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12th में हम इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे 2D की पहले, ठीक है, फिर हम बात करेंगे 3D। तो ओरिजिन पॉइंट 0,0। अब देखिए ये अगर हमारा पॉइंट O है और ये हमारा एक्स एक्सिस जो है, और पीछे की तरफ अब अगर हम मूव करेंगे एक्स डैश कहेंगे, तो एक्चुअली ये जो एक्स एक्सिस है ये अपने आप में एक लाइन है। सिमिलरली ये जो वाई एक्सिस जो है ये भी एक लाइन है, ठीक है। और लाइन में से अगर हम एक पार्ट को कट कर लेंगे तो
तो वो पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा ना। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा पार्ट हमने कट किया एक्स एक्सिस में से और इसको हमने नाम दे दिया ए बी, और इसको अगर हमने डायरेक्शन दे दी तो ये भी वेक्टर बन जाएगा। अब इस ए बी वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ये बात समझ में आती है कि कंप्लीट स्पेस है ना, कंप्लीट स्पेस, अर्थ के साथ में स्पेस कुछ भी ले लो, दुनिया में किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन पता करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन की, किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन पता करनी है तो उसके लिए आपको 3 वैल्यू की जरूरत रहेगी। एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना चल रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग वो कितना चल रहा है, और जेड एक्सिस के अलोंग वो कितना चल रहा है। अगर ये तीनों पॉइंट हमें पता है तो डेफिनेटली हम उस पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जब टोटल डिस्टेंस, डायरेक्शन जो है ना टोटल, वो 3 ही हुई, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन। तो जब फिक्स हो गया कि 3 ही डायरेक्शन है तो इन तीनों डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। ठीक है, इनके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई पॉइंट मूव करेगा तो उसके लिए जो हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर यानी उसमें से अगर आप एक सिंगल लेंथ का 1 मैग्नीट्यूड का अगर आप पार्ट कट करोगे तो उसको नाम दिया गया आई कैप। आई कैप, आई कैप। जब भी आई कैप यूज होगा तो हम ये समझ पाएंगे कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग जो 1 मैग्नीट्यूड का जो हमारा वेक्टर रहेगा उसको नाम दिया गया जे कैप। और जब हम 3D में जाएंगे तो जेड एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस है, इसके अलोंग जो ये सिंगल यूनिट है इसको के कैप कहा गया। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप और वाई एक्सिस के अलोंग जे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और ये तो हमारा 2D और 3D की बात हो गई कि कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसका यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका यूनिट वेक्टर जे कैप। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका यूनिट वेक्टर के कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं, ये यूनिट वेक्टर किसी लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 3 हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, और ये तीनों स्पेशल कैरेक्टर है। ये तीनों जो हमारी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनके अलोंग यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इस चीज को आप एक और समझिएगा ध्यान से। तो यहां मैं पहले लिख देता हूं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम कह रहे हैं आई कैप। वाई वेक्टर के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसे हम कह रहे हैं जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारा वेक्टर होगा उसे हम कह रहे हैं के कैप। ठीक है, तो इस चीज को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, पहले हम 2D की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, पॉइंट P है, और इस P पॉइंट की अभी जो पोजीशन है वो है x, y। x, y। तो इस x, y से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, 0, इसके अलोंग
जो हमारा ये पॉइंट P है वो x की डायरेक्शन के अंदर x यूनिट चला है ना। तो ये जो लेंथ है ये हमारा x हो गया, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग जो ये डिस्टेंस इसने कवर किया है ये y डायरेक्शन हो गया। और हमें चाहिए कि इस ओरिजिन O के अलोंग इस पॉइंट P की डायरेक्शन क्या है, या इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो O से लेके यहां तक एक पॉइंट मान लीजिए A है, तो ये जो OA है और हम बोल रहे हैं कि हमारा O एक वेक्टर है, OA वेक्टर है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ O से लेके A का जो लेंथ है वो x है। सिमिलरली O से मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट B है, तो OB एक वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा ये लाइन सेगमेंट है OP वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है, या फिर इसको हम एक और नाम दे देते हैं R वेक्टर, इसी का हम एक दूसरा नाम दे रहे हैं R वेक्टर, ठीक है, R वेक्टर। तो हमें ये पता करना है कि इस OP का लेंथ कितना है, इस OP का लेंथ कितना है। तो देखिए ये वाला लेंथ x है, ये y है, ये भी कितना होगा, y होगा। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है OAP, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो OP है वो इसका हाइपोटेनियस है। और पाइथागोरस थ्योरम से इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, जो हमारा OP का स्क्वायर हो जाएगा, OP का स्क्वायर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इस OP वेक्टर का R वेक्टर का क्या निकाल रहे हैं, R वेक्टर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। R वेक्टर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके तरीके से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है OP, या फिर जिसको हम कह सकते हैं R वेक्टर का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। R वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता कि इस केस के अंदर ये जो अभी हमने बनाया है इसमें हमारा OA वेक्टर कितना होगा, OA वेक्टर, यानी ये जो लाइन सेगमेंट था हमारा O से लेकर A तक का, जिसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है और इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हमें पता है कि इसके अलोंग जो भी डायरेक्शन होगा वो i कैप होगा। तो ये जो हमारा OA वेक्टर है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा xi कैप, xi कैप। x बता रहा है कि हम x एक्सिस के अलोंग x यूनिट चल रहे हैं, या फिर इस OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, x है। और ये जो i लिखा है हमने वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो i कैप डायरेक्शन कौन सी है, x एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली अगर मैं बात करूं OB वेक्टर की, OB वेक्टर, तो ये हमारा OB वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y j कैप, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हमारा y j कैप है तो ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा होगा y j कैप, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। और जो भी वेक्टर पैरेलल होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है, ये हमें ध्यान रखना है, हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। तो
ओ ए वेक्टर हुआ एक्स आई कैप, ओ बी वेक्टर या फिर हम ये ए पी वेक्टर कहें तो वो है हमारा वाई जे वेक्टर। तो जो हमारा तीसरा वेक्टर है ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर वो कितना हो जाएगा कि पहले हम चले इस डायरेक्शन में कितना एक्स आई कैप, फिर इस डायरेक्शन में कितना चले वाई जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा ओपी वेक्टर हुआ। ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये वाला पार्ट ये बता रहा है कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले हैं एक्स यूनिट, और ये वाला पार्ट बता रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले हैं वाई यूनिट। ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर हमारा एक नया वेक्टर बन रहा है ओपी वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए।